नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिर स्वास्थ्य विचार में चर्चा के लिए, आपको पता है कि जो हमारे वयोवृद्ध वैद्य हैं उनके साथ हम आए हैं और फिर वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन कराने से पहले हम आपसे बता दें कि आज हमारा विषय क्या है। तो वो विषय है बेल वृक्ष। बेल के आप लोग फ़ायदे जानते हैं कि पूजा में इसका कितना महत्व है, इसके जो पांचांग है उसका कितना महत्व है। तो आज उस पर चर्चा करेंगे और एक गहन शोध के बाद आपके पास लाया गया है कि इस पर चर्चा किया जाए और भारतवासियों को बताया जाए कि इसका उपयोग कैसे करें। तो चलते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो कुछ हम पंक्तियाँ आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसका महत्व क्या है, जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो जब हम बेल की बात करते हैं तो बेल एक अत्यंत औषधीय और धार्मिक संस्कृति महत्व वाला पौधा है, वृक्ष है। इसे बिल्व फल, श्रीफल और स्टोन एप्पल के अलावा भी इसको वुड एप्पल के नामों से जाना जाता है पूरे विश्व में। अगर हम इसका बॉटनिकल नाम आपको बता दें तो एगल मार्मेलस। अगर आप कहेंगे कि आप बॉटनिकल नाम क्यों बताते हैं इसका, क्योंकि बॉटनिकल नाम तो हमारे उसमें आता ही नहीं वैसे, तो हम इसलिए बताते हैं कि भारत के अलावा जो विश्व में जो लोग हैं वो समझ जाएं कि किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इसका हम कुल देखा तो ये नींबू कुल का वृक्ष आता है और यही कारण है कि इसका जो गंध होता है वो हल्की साइट्रिक यानी कि खट्टापन वाला होता है और जो स्वाद होता है वो कसैला मीठा होता है। बेल की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो भारत और इसके उपमहाद्वीपों में मानी जाती है। चूँकि बेल का वर्णन वैदिक काल में भी मिलता है, इसलिए इसे वैदिक कालीन पौधा भी माना जाता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वेदों में इसका अथर्ववेद में मिलता है उदाहरण, और अगर हम संहिता की बात करें तो चरक और सुश्रुत संहिता में भी इसका विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। भारत और उपमहाद्वीपों के अलावा भी अगर हम देखें तो कैरिबियन सागर यानी कैरिबियन में और दक्षिण अमेरिका में भी इसे अब उगाया जाने लगा है। प्राचीन वैदिक ऋषियों ने इसका उल्लेख सबसे पहले किया, लेकिन 1771 में लिनियस ने एगल मार्मेलस नाम दिया। बेल के पंचांग का उपयोग आयुर्वेद से लेकर तांत्रिक और राशियों के आधार पर भी किया जाता है। इसके त्रिशूल जैसे पत्ते और फल का उपयोग शिव की आराधना और पूजा में किया जाता है, ये आप सभी को पता है। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि इसके पंचांग हैं, इसका क्या महत्व है, और बाकी जो आयुर्वेदिक पक्ष होगा वो हम बाबा जी से जानेंगे कि किस तरह से हमारे लिए, मानव जाति के लिए उपयोगी होता है। बेलपत्र जैसे त्रिदोष दैहिक दैविक भौतिक में जो ताप होते हैं उसको नाशक बताया जाता है। चूँकि शिवलिंग जो होती है जिस पे आप जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसको हम अग्नि तत्व मानते हैं, इसलिए इस पर बेलपत्र चढ़ाना बड़ा शुभ और हितकर माना जाता है। शिव के त्रिनेत्र से भी पत्ते की तुलना कुछ लोग करते हैं और ये माना जाता है कि बेलपत्र शिव पर चढ़ाने से 3 गुण यानी कि सत्व रज और तम का नाश होता है और इसका शुभ फल मिलता है। शिव पुराण के मुताबिक अगर देखा जाए तो बेल का जो पेड़ है वो शिव का सबसे प्रिय वनस्पति माना गया है। अगर हम इसके फल की बात करें तो फल को ऋतुफल माना गया है, जो त्वचा रोग पित्त दोष में काम करता है और इसका पका हुआ जो फल है ये ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग भी खाए होंगे, सभी लोग खाए होंगे, बेल के शरबत भी आप लोग पीते होंगे। बेल की फूल भी बहुत लाभकारी होता है। इसका फूल सुगंधित होता है और शीतलता देने वाला होता है, जिसका कि हम आयुर्वेद में प्रयोग करेंगे। वो बाबा जी बताएंगे इसका उपयोग आपने किया है या नहीं किया है। छाल की बात करें तो छाल इसके जो है बुखार, खून साफ करना और विष हरण में भी काम आता है, जिस पे भी बाबा जी प्रकाश डालेंगे। जड़ इसकी देखें तो जड़ त्रिदोष को संतुलित करता है। मूत्र विकार, वात पित्त कफ में फ़ायदा होता है। और अगर तना की बात करें तो पवित्र लकड़ी इसकी तना को माना गया है। हवन में ये विशेष फ़ायदेमंद इसको माना गया है। ये भी अगर हम देखें तो रोगाणुनाशक भी इसके तने को कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा
कि जब बेल इतने फायदेमंद हैं तो क्या तांत्रिक, अघोरी और शैव जो विद्या है इसमें भी प्रयोग होता है? निश्चित तौर पर इसका होता है। बेल पत्रों से यंत्र पूजन किया जाता है। शिव तंत्र में बिल्व पत्र को अनिवार्य माना गया है और कुछ अनुष्ठानों में जड़ की पूजा भी की जाती है। नकारात्मक ऊर्जा शमन में इसका अचूक प्रयोग किया जाता है और ग्रह दोष शांति में भी बेल के पांचांग का उपयोग तरह तरह की विधियों और नियमों से किया जाता है। बेल वृक्ष कौन कौन सी राशि को प्रभावित करता है ये भी आज बताना महत्वपूर्ण है और इसके वृक्ष को कहाँ लगाना उत्तम होता है यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बेल का इस्तेमाल आप करते हैं, उसके शरबत का इस्तेमाल करते हैं, बेल को शिव पर चढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके जो मैं ये गुण बताने जा रहा हूँ कि कहाँ लगाना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है, तो इसलिए आज उसका उल्लेख करना भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हम आपको बता दें कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो पे इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रहों की बात करें तो मंगल, सूर्य और बुध पर इस बेल का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र की बात करें तो मृगशीर्ष, रोहिणी, उत्तरा फागुन और अनुराधा नक्षत्र में इसके वृक्ष को लगाना शुभ माना गया है। किस महीने में इस वृक्ष को लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको हम बता दें कि श्रावण, वैशाख, कार्तिक महीने के सोमवार को अगर इसे आप लगाते हैं तो अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। अब सवाल उठता है कि वृक्ष को कहाँ लगाएं, यानी घर या आपका हाता है तो उसमें हम कहाँ लगाएं, कहाँ इसको जगह दें। तो आपको बता दें कि उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में लगाना यानी कि बेल वृक्ष को लगाना सर्वोत्तम माना गया है, बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना गया है और अगर उत्तर दिशा में आप लगाते हैं तो इसको ठीक ठीक माना गया है, कहा है कि ठीक है लगा दिया आपने तो फल देगा। लेकिन दक्षिण दिशा में, घर या हाथे के दक्षिण दिशा में भूल कर भी बेल के वृक्ष को न लगाएं, क्योंकि ये अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो ये भारी कोण माना गया है। यहाँ साथ ही साथ आपको यह भी बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बेल वृक्ष के पास क्या नहीं करना चाहिए। तो बेल वृक्ष के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है कि शराब और मदिरा का सेवन बेल वृक्ष के नीचे नहीं करना चाहिए। ये 2-3 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं और कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसका कैसे फल आएगा, तो ये आपके लिए एक अचूक ऊर्जा देने वाली शक्ति अपने आप ही बन जाती है। अब इन पंचांगों का क्या महत्व है और किस तरह से इसका आयुर्वेद में इस्तेमाल करना होता है, चलते हैं हमारे वयोवृद्ध बाबा जी लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी महाराज के पास में। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका स्टूडियो में। महाराज जी, वृक्षों के बाद में आपने पहले बताया था नीम के बारे में। आज हम ये जानना चाहेंगे कि बेल वृक्ष जो काफ़ी भारत में चर्चित चीज़ है, इसको आध्यात्म से भी जोड़ के देखा गया है, तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ये कितना उपयोगी है मानव के लिए? देखिए, बेल वृक्ष पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। अब बीमारी के अनुसार इसको अलग अलग तरीकों से लिया जाता है। जी जी। अब जिसका संसार में कहीं उपचार नहीं है, खैर मेडिकल में तो बिजनेस है, इसमें तो किसी रोग की दवाई है नहीं। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी को इन हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जी जी। जब दवाई में नुक्सा पूरा नहीं, दवाई लाभ कहाँ से करेगी? और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और रोग कितना भी पुराने से पुराना, जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 10 से 20% आराम तो परमानेंट पहले दिन मिल जाता है जी। ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना घर की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे के बाद न कुछ खाना न कुछ पीना, 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। अब नाड़ी परीक्षण में
पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी कोई रोग मिलता सब दवाइयों इकट्ठी देता हूँ। मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। वो रोग के अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। जी जी। और इनकी विशेषता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक्सपायरी डेट? मेरी दवाइयों में कोई केमिकल नहीं पड़ता। जिसमें केमिकल पड़ेगा उसमें एक्सपायर डेट होगी। वनस्पति और जड़ी बूटियों से बना है? हाँ, सब जड़ी बूटियों से। अब बेल के बारे में जो सबसे भयंकर रोग है वो है संग्रहणी का रोग। आपने कुछ खाया कुछ पिया, फट पेट साफ करने भाग गए। जिस दिन सूखी बेल गिरी, सूखी बेल गिरी? हाँ जी जी। देखिए, कच्चे बेल के अंदर का गुद्दा निकाल के उसको सुखा दिया जाता है, उसको सूखी बेलगिरी बोलते हैं। अच्छा। और जो इसका मुरब्बा बनाया जाता है वो भी कच्चे का बनाया जाता है। और जब बेल पक जाता है तो इसका शरबत बनता है। जी जी। परंतु शरबत का लाभ अलग है, मुरब्बे का अलग है, सूखी बेलगिरी का अलग है। बाबा जी, बीच में रोक रहा हूँ, ये भी बताया जाता है कि अगर हम कच्चे बेल फल का इस्तेमाल करें तो वो कब्ज बनाता है? नहीं नहीं नहीं, कब्ज कहीं नहीं बनाता। बेल का काम है कब्ज या तो तोड़ देगा, दस्ता तो रोक देगा। ये तो पके नॉर्मल पेट साफ करेगा, चाहे आप कच्चा लें चाहे पक्का लें। कच्चे का तरीका ये है कि या तो उसको आग में भून लो, जी जी जी, या फिर पानी में उबाल लो, उसके बाद तोड़ के वो आपका जो कच्चा था वो भी पक गया। हाँ, तो यही महत्वपूर्ण बात है ना, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता है ना, वो कच्चा इस्तेमाल कर लेते हैं और कब्ज टूटने के बजाय और कब्जियत हो जाती है। नहीं, तो जो तरीका मैंने बताया वो है। जी जी। अब इसमें देखिए, इसके बीज का गुण अलग है। मुरब्बे में से बीज निकाल देते हैं, बीज नहीं खाने को देते। अच्छा। और जो बीज निकाल दिए हैं उन बीजों को धो करके सुखा के छिलका निकाल के उसको पीस करके, जिनके शुक्राणु कम है वो 3-3 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से देने से शुक्राणु पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अभी तक आपने जितने बीजों का उपयोग बताया है वो शुक्राणु के लिए ही बताया है अभी? शुक्राणुओं में बहुत है। जितनी संसार के अंदर पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ सब काम में आती हैं, परंतु उनके तरीके अलग अलग हैं लेने के। अब संग्रहणी वाले के लिए देखिए आप, और जिसको नाभि गिर जाती है, हार्निया हो जाती हैं, हाइड्रोसील हो जाती है, ये सब बेल से ठीक की जाती है। अच्छा। जैसे हाइड्रोसील किसी को बहुत ज़्यादा और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सूखी बेलगिरी ला करके कूट के पीस के उसका पाउडर बना लें। आप 50 ग्राम बेलगिरी, 50 ग्राम गुड़, 2 गिलास पानी में इसको ऐसे उबालना है जैसे हलवा पकाते ऐसे पकाना। जब अच्छा गाढ़ा हो गया नीचे उतार ले। अब वो हिलाते रहे, इतना गर्म रहेगा कि उल्टा हाथ बर्दाश्त कर ले। अब वो हाइड्रोसील पे उसका लेप कर दे, कम से कम आधा इंच मोटा। फिर उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के और ऊपर से लंगोट बांध दे। जी जी। अब उसका हाइड्रोसील ऐसे समाप्त होगा जैसे गर्मियों में नदी का पानी सूखने के बाद मछलियाँ तड़फ तड़फ के मरती है, ऐसे हाइड्रोसील के अंदर जो पानी भरा था सूख जाता है और हाइड्रोसील अपनी जगह आ जाता है। लेकिन बाबा जी, ये विधि कितने लोग कर पाएंगे? सवाल तो है ना। देखिए, मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज इस बीमारी के आ रहे हैं। किसी को भी 1 महीने से फालतू लेप नहीं करना पड़ा और वो ठीक हो गए। लेकिन लोग करते हैं, आप जैसा बता रहे थे। करते हैं, जब मैं देता हूँ करते हैं। तो वही है ना कि मरता क्या नहीं करता है। हाँ, सवाल है। जिसको संग्रहणी है, ऐसे तो हम मुरब्बे से भी नहीं, इसको मतलब आपकी बातों से मैं कई बार देख लिया और समझ भी रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिसकी कहीं दवाई नहीं है, जो कहीं ठीक नहीं हो सकता, वो ही मेरे पास वैसे ही लोग आपके पास सिर्फ आए। हाँ,
क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बताते भी हैं कि बाबा की दवा काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो सर्दी जुकाम खांसी के लिए अगर कोई आएगा तो फिर नहीं, मेरे पास खांसी जुकाम नजला वो भी जय एक खुराक लेते ही खत्म हो जाता है। कितनी भयंकर खांसी आ रही, मेरी जो दवाई है जैसे मुंह में डाली पानी पिया, अब आपको शांति मिल गई। जी जी। जब आपको खांसी उठने लगी उसी टाइम आपने दूसरी खुराक ले ली, खांसी उठनी नहीं। तो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है? हाँ, एक हफ्ते में कितनी पुरानी से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। आप जिसको डॉक्टर कहते हैं टीबी है, ये ठीक नहीं होना, सारी उम्र दवाई खानी पड़ती। मेरे पास 1 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। 1 महीने में टीबी खत्म हो गई, वो अपने जाए आराम करे। चलिए, तो हम उन लोगों को अभी बता दें, अभी प्रसंग वैसे बात चल पड़ी है, आप लोगों के सवालों को भी हम गंभीरता से देखते हैं और उसमें कई कमेंट आते हैं कि बाबा जी की दवा काम नहीं कर रही है, बाबा जी ऐसे हैं, बाबा जी वैसे हैं। तो आपको बता दें कि आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, जिनके रोग क्रॉनिक हो चुके हैं, अगर हम इंग्लिश में करें, क्रॉनिक हो चुकी है, जो कहीं ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं या दवा खाते खाते परेशान हो गए हैं, ऐसे ही लोग अगर बाबा जी से संपर्क करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। उनका पैसा भी बर्बाद नहीं जाएगा और जिनको फ़ायदा होगा वो निश्चित तौर पे वो बताएंगे कि भाई हम तो इतने पैसे खर्च कराए, कहीं फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इतने कम पैसे में बाबा जी ने हमें ठीक कर दिया। तो प्लीज़ वही लोग संपर्क करें जिनकी रोग क्रॉनिक हो चुकी है, तो बेहतर होगा। हम आते हैं बाबा जी, उस पर बेल पे चर्चा चल रही थी कि बेल के जो हमारे पंचांग हैं, तो उस पर यार क्रमवार बताएं कि बेल में किन किन चीज़ों की दवा कैसे कैसे करते हैं आप। देखिए, जैसे आपको कोई जख्म ऐसा बिगड़ गया कि दूसरी जगह कहीं चमड़ी काट के वहाँ लगाया, फिर भी वो जख्म नहीं भर रहा है, उसके लिए बेल का जो पुराना पेड़ है बड़ा, उसकी जो उत्तर दिशा को जड़ गई है, ज़मीन खोद करके उसकी जड़ नंगी कर लें, कम से कम 1.5 फुट, और चाकू ले जाएं, नीचे की ज़मीन की तरफ जो है उसमें से 1 इंच छोड़ करके बाकी को उसको चीरा लगाएं, ऊपर से भी नीचे दाएं बाएं से 1 फुट के लगभग उसकी छाल निकालें। अच्छा। और जहाँ से छाल निकाली वहाँ पे ताज़ा गोबर लगा के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी रख के और मिट्टी दे दें। 3 महीने में जितनी छाल निकाली उतनी वो अपने आप छाल दोबारा नहीं आ जाएगी, पेड़ का भी नुकसान नहीं है और आपका भी काम हो गया। अब इस छाल को धो करके पानी में उबाल लें, परंतु पानी में उतनी उबालनी जितनी हमें ज़रूरत है, जितना जख्म है उसके ऊपर लेप करना हमने इसका। जी जी। तो उतने उबाल करके पानी में, जैसे हमने 20 ग्राम छाल उबालनी है तो उसमें आधा लीटर पानी चाहिए हमें। आधा लीटर पानी का जब आपके पास 100 ग्राम पानी रह गया तो आपकी छाल वो बिल्कुल गल गई। अब उसको पानी में से निकाल के उसको अच्छी तरह पीस लें, जैसे मक्खन होता है ऐसे मुलायम कर लें। अब उस जख्म को नीम के पत्तों के पानी में धोएं जख्म को अच्छी तरह, और उसके ऊपर इस छाल का लेप कर दें। ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाके रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें कि इसमें हवा न जाए। अब वो जख्म आपका चाहे 20 साल पुराना है, 15 दिन में जख्म भर जाता है। बहुत अच्छा। यह बेल की। अब जिसको सिगरेनी है, कुछ खाया पिया और फट भाग गया, सूखी बेल गिरी पीस करके पाउडर बना लें। अब उसको हमने रोटी बिल्कुल बंद कर दी। उस पाउडर को पानी में घोल के जैसे शरबत घोलते हैं और उसके अंदर शहद मिला के वो उसकी रोटी बन गई, वो इसको देना। एक खुराक लेने के बाद जो पानी पीते कुछ खाते फट भागता था शौच, वो रुक गया। जब भी उसको भूख या प्यास महसूस हो तो उसमें फिर वो पाउडर ऐसे देना। तो जो रोगी दिन में 10 या 15 बार लैट्रिन जाता था वो 2 या 3 बार जाएगा। बहुत अच्छा। और 3 दिन में 24 घंटे में 1 बार जाएगा। अच्छा। ये उसका असर है। अब इसमें
इसमें फल आ जाता है अप्रैल में, फूल और पत्ते इसके इकट्ठे आते हैं। और जो कलमी बेल है इसका फल तो जुलाई से लेके और नवंबर तक। जी जी। जिसने मुरब्बा बनाना है या कैंडी बनानी है उसके काम आता है। मुरब्बा और कैंडी कच्चे बेल की बनाई जाती है। इसके बाद फरवरी से इसको तोड़ के पका के देते हैं शरबत बना के, और इसकी तकसीर ठंडी है। बिल्कुल। गर्मियों में आपको जगह जगह इसका शरबत मिलेगा, और इस शरबत में हमें चीनी या गुड़ मिलाने की ज़रूरत नहीं। चीनी तो कभी आप खाओ भी मत, और इसके साथ नहीं लगानी, नहीं तो इसके गुणों में कमी आ जाती है। चीनी ना तो खुद पचती है, ना जो चीज़ इसके साथ खिलाई जाती है वो पचने देती है। अब यदि आपको शौक़ है ना उन्हें मीठा चाहिए ज़्यादा, तो या शहद मिला लो या बिना मसाले का गुड़ मिला लो। यदि आप इसको खाते हैं तो आपको कब्ज है तो कब्ज टूट गई, और यदि आपको दस्त लगे हैं तो रुक गए। ये बेल के अंदर के गुण हैं। और जो इसका पत्ता है, जिसकी शुगर 400 450 चल रही है, इंसुलिन भी जिसके ऊपर काम नहीं कर रही है, आप 11 पत्ते सुबह 11 दोपहर को ला के धो के पीस के चटनी बनाएं, 1 गिलास पानी में मिला करके उसको पी जाए, तो आपकी पहले दिन शुगर जिसकी 400 उसकी 350 रह जाए, 50 कम हो जाता है, कम हो जाएगी। और 15-20 दिन में 90 140 जो हमें चाहिए वही रहेगी, ना इससे फालतू होगी ना इससे कम होगी। हमें किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। और जो बेल पत्र 12 महीने शिव जी से चढ़ा रहा है, परंतु इसकी एक और विशेषता है कि आज आपके पास बेल का पेड़ नहीं है, आपको मोल लाने पड़ते हैं, दूर से लाने पड़ते हैं। तो सुबह जो आपने बेल पत्र शिव जी पे चढ़ाए, शाम को उनको उतार के धो के दोबारा पानी में रख दें। आप 6 महीने तक उन्हीं बेल पत्रों से काम ले सकते हैं। पानी में बेल पत्र ना गलेगा ना सड़ेगा। अच्छा, ये बेल पत्र के अंदर के गुण है। और जिनको भयंकर नशे की आदत है, बेल नशे में किस चीज़ के नशे का? जैसे शराब का है, भांग का है, चर्च का है, कोई भी है नशा। अच्छा। शिव जी के ऊपर पत्ते चढ़े हुए पे पानी जो डालते हैं, नीचे बर्तन रख दो, जहाँ से पानी निकलता है शिव जी का, वो पानी इकट्ठा कर ले अर्घ्य से। हाँ, और शाम को उन पत्तों को उतार करके पीस के उसकी रोटी के अंदर मिला के दे दो, वो पानी पीने को दो। नहीं समझा अभी हम, यहाँ हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाए होंगे। बेल पत्र हमने शिव जी पे चढ़ा दिए, बिल्कुल ठीक है। ऊपर से पानी देते हैं बाद में। ठीक है। हाँ। वो पानी उससे जलेरी से जो निकलेगा वो किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया पानी। ठीक है। वो पानी तो उसको नशेड़ियों को पीने को देना है, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। इकट्ठा नहीं पिलाना। और जो पत्ते हैं वो शाम के टाइम शिव जी के ऊपर से उठा के फिर उसको पीस के चटनी बना ली, आटे में मिला के उसकी रोटी दे दी खाने को, उसका नशा उतर गया। अच्छा। क्योंकि शिव जी को जो नशेड़ी चीज़ें हैं वही ज़्यादा पसंद है। आक है, धतूरा है और भांग है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शिव जी को प्रिय है। जी जी। और इन चीज़ों को जब समुद्र मंथन होया था तो उसमें से जो जहर निकला था, विष का हो जहर का हो एक ही बात है। अब शिव जी ने पी के गला जो नीला हुआ था वही है। अब इसकी उदाहरण के तौर पे गौ माता को यदि थोड़ा थोड़ा करके जहर आप रोज देते हैं, विष देते हैं, तो आप देखें कुछ दिन के बाद उसकी यहाँ से गले से चमड़ी नीली पड़ जाती है। अच्छा, करके देखा है आपने? हाँ, और पेट में नहीं जाता हो। अच्छा।
और सिरिंज से जब वो नीली हो जाए निकालेंगे तो जहर निकलेगा। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसको छोड़ दें तो फिर डेथ हो जाए? जो यहाँ पे इसका मणिया बना होता घ्राण है, है, इस बिल्कुल। मणिया के ऊपर रहता है वो। घ्राण ग्रंथि, जी जी। हाँ, उससे नीचे नहीं जाता। और ये पनियाँ खाती है, ये पेट में चली जाती है, ये आंतों में फंस जाती है, तो मौत होती है इनकी। अच्छा, जहर से गौ की मौत नहीं होती, ये प्रैक्टिकल है। अच्छा, उनको छान के गले में कर लेती हैं। हाँ, अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आप शिवजी के नीचे तेल का दिवा जला रहे हैं तो आपके ऊपर किसी ने टूना टोटका करके आपको बर्बाद करने को चीज़ भेज भी रहा है, और बेल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिवा जला रहे हैं, तो चीज़ करने और कुराने वाले पे दोनों पे अटैक करती है जाके। अच्छा, ये भी इसके अंदर के गुण है। और इसका आम तो सभी जो मुरब्बा बनाते हैं वो चीनी में बनाते हैं। चीनी का मुरब्बा जो है हर आदमी को माप के नहीं आता, और मेरे पास जो मुरब्बे बनते हैं, चाहे मैं सेब का बनाऊं, चाहे बेल का बनाऊं, चाहे गाजर का बनाऊं, चाहे आंवले का बनाऊं, मेरा शहद में बनता है। और शहद का मुरब्बा कभी ख़राब नहीं होता, इसकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है जैसे दूसरी की एक्सपायर डेट होती है, क्योंकि केमिकल जिसमें पड़ा होगा उसकी एक्सपायर डेट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी एक्सपायर डेट नहीं होती। बाबा जी, एक दो सवाल हम पूछेंगे यहाँ पे। एक तो कई लोगों की शिकायत आ जाती है कि आंवला जो है ना, आप जो बनाते हैं वो अपने स्वाद से डिफ़र हो जाता है, दूसरे उसके डिब्बे में क्या है, गंध आने लगती है, जो जब ऐसा एसिडिक गंध होता है जो नुकसान करता है उनको। ऐसा कुछ नहीं है। शहद जो है, शहद के अंदर जो मुरब्बा बनेगा, जब उसको 6 महीने हो जाते हैं तो शहद गाढ़ा होता है, तो या तो उसको धूप में रख दो वो फिर ठीक हो गया, या फिर किसी बर्तन के अंदर पानी उबालो, पानी जब उबलने लगे तो किसी बर्तन में डाल के उसको गर्म कर लो वहाँ। अब जो भी उसके अंदर गंध आ रही है, अब कुछ आ रहा है, वो ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसका कोई ऐसा नहीं है। शहद के अंदर जो चीज़ है, धूप में रखेंगे तो जमा हुआ शहद पिघल जाता है, गर्म पानी में रखेंगे जमा हुआ पिघल जाएगा, परंतु जो चीनी है वो पिघलती नहीं है। बाबा जी, हम इस मंच पे इसलिए बैठते हैं कि जो जनता की परेशानी है आपसे मिलने के बाद में, वो हम आपको बताएं और आप उसका सही जवाब दें। लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं कि आप जो बताते हैं ना, वो बिल्कुल सटीक बताते हैं, इन चीज़ों को सटीक बताते हैं। और आपको फिर ये सब बताते हुए क्या, अगर आप बिज़नेस में हैं तो क्या डर नहीं लगता कि आपके लोग कॉपी कर देंगे और फिर बताएंगे और आपके बिज़नेस कम हो जाएंगे? देखिए, जो इसमें लिखा वो तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं, इसमें लिखा कैसे जाता है? जब जन्म लेता है कर्मणे अवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हाँ, जब कर्म करेंगे तभी तो। कर्म करने से, बिना कर्म से नहीं है। वो हम देखते हैं कि आप 98 साल के होकर फिर आप कर्म करते हैं तो अच्छा लगता है, और दर्शकों के लिए भी एक सीख होती है कि आप अभी भी नवजातों के साथ आप दौड़ लगा लेते हैं। मेरा जन्म 22 अगस्त 1927 का है। आज मैं 98 साल 3 महीने और 18 दिन का हूँ, और आज भी मैं अपने आप को ही सोचता हूँ कि मैं तो 50 साल का हूँ, जबकि मुझे चलने में, फिरने में, देखने में किस चीज़ की कोई कमजोरी नहीं है। मेडिकल साइंस डॉक्टर साहब बोलते हैं 40 साल के बाद पढ़ने का चश्मा लगना चाहिए। ना मेरे को पढ़ने का चश्मा चाहिए, ना मेरे को लिखने का चश्मा चाहिए। और मेरे कमरे में आपने देखा होगा कि जहाँ मैं मरीजों को देखता हूँ वहाँ लाइट नहीं जलती। जो आप पढ़ लेते हैं वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। वही तो है, ये सब उसकी देन है। जितना आप जीव को टेस्ट ज़्यादा देंगे उतना आपका रोग बढ़ेगा। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि उनकी देन है, और जब ऐसे करते हैं तो बोलते हैं कि सर हम थोड़े करते हो तो जड़ी बूटियाँ काम करती हैं। आप देखिए, वो जड़ी बूटियों का बताने लगा ना मैं, तो जड़ी बूटियों का हो गया। हाँ। ना फिर। अब
आपको प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है, आप ठंडे से ठंडा पानी ढूंढेंगे, वो पिएगा, कहीं बड़ी तृप्ति आ गई, परंतु उसी ने रोग पैदा कर दिया। पानी हमेशा आप 15 से 18 डिग्री के अंदर 12 महीने पीते, आपको नज़ला जुकाम होगा ही नहीं, आपको आँखों में चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा, या आपकी याददाश्त में कोई कमजोरी नहीं पड़ेगी, आपको कभी कब्ज होगी ही नहीं। सही बात है। जब आपका पेट नॉर्मल साफ हो रहा है, आपका जो कुछ खाया पिया सब पच रहा है, तो रोग कहाँ से आएगा? नहीं, बात आजकल जो सबसे ज़्यादा रोग है, जो लिफाफों में आ रहा है, केमिकल, रिफाइंड का, चर्बी का, ये आके नुकसान कर रहा है। खाने के बाद ये लीवर पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, और खेलते खेलते मर गए, हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल सही बात। वो सारे इसी की देन है। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब बराबर, रोग ही कोई नहीं है। जितने रोग है सब आपके लीवर से हैं। तो आपके मुताबिक तो फिर तो मैं अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे आपको क्रॉनिक रोग हो ना हो, आप एक बार आपसे ज़रूर मिलें। देखिए, जो मेरे पास आएगा नाड़ी परीक्षण में, जिसको दवाई की ज़रूरत होगी, मैं कहूँगा भाई दवाई खा ले। जिसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा होगा, भाई घर जाके ऐसे कर ले, ये है यहाँ पे। अच्छा, तो उसके आप चार्ज नहीं करते, पैसे वैसे नहीं लेते? उसका जो कार्ड बना है वही है, 100 रुपये का चार्ज है। अच्छा, बाकी कोई नहीं है। कार्ड बनाने का 100 रुपये चार्ज होता है? हाँ, वो 100 रुपये चार्ज। जी जी। अच्छा, बेल फल के बारे में या बेल वृक्ष के बारे में और कुछ बताना रह गया है शेष? देखिए, बेल का सबसे बड़ा यह है कि जो इसका कांटा है, जी जी, इस पे ध्यान देना। यदि बेल की लकड़ी कहीं ऐसी जगह पड़ी है जहाँ पे पानी लग रहा है, सूख रही, पानी लग रहा है, सूख रही है, वो कांटा आपको कहीं लग जाए तो उसमें सेप्टिक हो जाता है। अच्छा, फोड़ा बन जाएगा। हाँ, उसका इलाज भी इसके पत्ते ही है। इसके पत्तों को धो करके तीनों पे राम शब्द लिखते जाएं। तीनों पत्तों पर? हाँ, फिर उसको शिव जी पे चढ़ा दें। शाम के टाइम उन पत्तों को उतार करके, पीस करके, और उस जगह पे लेप कर दें जहाँ पे वो कांटा लगा था। अब कांटा यदि अंदर होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा। अच्छा। और सेफ्टी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये अजूबा जानकारी है ना। मैंने पता नहीं कितनों का इलाज किया इससे, जो आयुर्वेद की दवाइयों में नहीं मिलती। ये तो आपने प्रैक्टिस किया है। देखिए, जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, इन्होंने फार्मूले लिख के रखे हुए हैं। बिल्कुल। अब जो दवाइयाँ बनाते हैं उनको पूरी पहचानने कि किस जड़ी बूटी का क्या रंग है और ये काम के काबिल है कि नहीं है, जैसी उनके आगे मंगा के दे दी माल ने, वो पीस के रख दी। बिल्कुल, वो पता नहीं चलता कि भाई हाँ, क्या है, कैसे लाएं, कहाँ से लाएं, क्या। यहाँ पे सब मैं अपनी निगरानी में बनाता हूँ। कोई दवाई पीसनी तो मैं दूंगा, भैया इसको इतना डाल, इसको इतना डाल, उसको चेक करना। यदि किसी जड़ी बूटी में थोड़ी सी भी नमी है, उसको नहीं पीसना, जो बिल्कुल सूखी होगी वही पीस के तैयार करनी है। और यहाँ पे थायराइड की दवाई पूरे संसार में कहीं नहीं है। जी जी। यदि आप बेल के पत्ते 11 सुबह 11 दोपहर पीस करके और उसमें काली मिर्च मिला करके गुनगुने पानी में पीते हो, थायराइड खत्म। अच्छा, कितने दिन तक पीना पड़ेगा थायराइड वालों के लिए? यदि उसका स्टार्टिंग हुआ तो 1 हफ्ता, यदि उसका पुराना 2-4 साल का तो 15-20 दिन। अच्छा, फिर एक बार रिपीट कर दें कि बेल के 11 पत्ते लेके सुबह और शाम उनको धो के पीस के चटनी बना लो। जितने पत्ते बेल के उतने काली मिर्च। अच्छा, पीस के। नहीं, बेल पत्ते में फिर 3 पत्तों को 3 पत्ते गिनेंगे? एक गिने। जी जी। 11 के तो ऐसे 33 हो गए। हाँ हाँ, तो उसमें एक है तो 11 उसमें फिर मिर्च डालेंगे। हाँ, उसको पीस करके चटनी बना के पानी में घोल के पी लो। गटागट नहीं पीने। 1 गिलास पानी पीने में 20 मिनट लगाने।
अब वो सारा साफ करता जाएगा। थायराइड का भी? टॉन्सिल थायराइड को बिल्कुल जड़ से काट देता है। अब इसकी और बड़ी विशेषता है कि आपको किसी ने वहम डाल दिया कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। अच्छा, जैसे टोना होना का? हाँ, टोन टोटके का। तो आप बेल के पत्तों के ऊपर राम शब्द लिख करके सुबह उन पत्तों को चढ़ा देते हैं आप शिव जी पे, शिवलिंग पर। हाँ, पानी दे देते हैं। अब जो पानी आपने ऊपर से डालना उन पत्तों से होके जो जलहरी से नीचे निकला, उस पानी को तो इकट्ठा कर लो। वो तो दिन में आप एक एक दो दो चम्मच पीते जाओ, और शाम के टाइम उन्हीं पत्तों को लेके पीस करके जो भी चीज़ आपने खानी पीनी उसमें मिला के उसको खा लो। तो जैसे दीवार में गेंद लग के पीछे वापस आती है, ऐसे टूना टोटका उल्टा उसी पे पड़ता है जिसने किया या कराया। कब तक करना पड़ेगा? ये तो ऐसा है कि जैसे आपको कोई चीज़ तकलीफ़ कर रही है, जब तक तकलीफ़ महसूस हो रही तब तक करते रहो। अच्छा। जब ख़त्म होगी छोड़ दो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे महीना लगे, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल। अब बेल का पत्ता अप्रैल में आना शुरू होता है और जाके जनवरी के लास्ट में सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो ये पत्ते नवंबर में या दिसंबर में तोड़ करके और धो के छाया में सुखा के रख लो, और उसके बाद उनको तय लगा के रखना, कीड़ा तो इनमें कोई लगना नहीं। अब दूसरे दिन जब आपने शिव जी पे चढ़ाने, आपके पास बेल पत्तर नहीं है तो उन पत्तों को रात को पानी में डाल दो जितने आपने चढ़ाने हैं। सुबह कोई पत्ते ऐसे होंगे जैसे पेड़ से तोड़ के अभी लाए, उन पत्तों को चढ़ा दो, उनसे काम ले लो। ये बेल के पत्तरों में है गुण, बाकी नहीं में किसी में नहीं है। और इनके अंदर तेल होता है। जी जी जी। आप जब इसको पीस के डालेंगे तो जो इसके तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, परंतु वो नुकसान नहीं करता। यह उसके अंदर की विशेष पहचान है। चलिए, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि बाबा जी से इंटरेक्शन का जो मन करता है ना, वो बराबर करता रहता है कि हम अधिक से अधिक इंटरेक्शन करें बहुत सारे विषयों पर। और इस विषय पे भी अभी बहुत कुछ बच गया होगा, लेकिन अभी तक आपने जो कुछ भी बताया है वो अचूक है। आज तक आप लोगों को जानकारी इसकी नहीं मिली होगी। जितनी जानकारी किताब और शास्त्रों से मिली है उसको हमने कलेक्शन करके दिया है, और बाकी बाबा जी ने जो बताया है आप देख लिए होंगे कि कितना गुणकारी है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इसको फॉरवर्ड करते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक सब्सक्राइब अपने ढंग से करते जाइए आप लोग, ताकि और अधिक लोग देख सकें और इसका लाभ उठा सकें, देश में भी और विदेशों में भी जो भारतीय हमारे बसे हुए हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में फिर हम एक नए विषय के साथ, उसके औषधीय गुणों के साथ और ऐतिहासिक साहित्यिक गुणों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बाबा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।